गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड निशांत। सो बेसिकली हम आज जो है अपना हिंदू एडिटोरियल की क्लास करने वाले हैं। तो जो हिंदू एडिटोरियल मेरे पास में जो पीपीटी बनाई है वो बेसिकली 18 ऑफ जैन की है, बेसिकली आज की ही है। ठीक है। तो ये एडिटोरियल की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं सर कैसे जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी एडिटोरियल की क्लास। चलिए, देखिए, कार्टून कॉर्नर से शुरू करते हैं सर। आई गेस ये चेहरा तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। स्मॉल ट्रम्प को एक हाथ जो है बाहर को खींच रहा है, और ये भी आप जानते हैं ये बाइडन साहब है। ये बाइडन साहब है, ये देख रहे हैं। और जो स्मॉल ट्रम्प है उन्होंने पूरी आग लगा दी। तो आई गेस ये पूरा कार्टून कॉर्नर जो है अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन कर देता है यहाँ पर कि एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है। ट्रम्प ने जो आग लगाई है उसको जो बाइडन जो है बुझाने आ रहे हैं। ठीक है। तो अपने आप में कभी कभी होता है क्या है कि सर कार्टून कॉर्नर ही है, तो कार्टून है अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर है, डिस्क्राइब कर देता है। हो सकता था कि ये जो आपका इस पूरे कार्टून कॉर्नर को अगर मैं पूरे एक आर्टिकल में लिख लूँ, वो एक ऐसा परसेप्शन मुझे नहीं दे पाएगा जो कि इस कार्टून कॉर्नर ने दे दिया है। तो जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने कार्टून बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहली न्यूज़ में आते हैं। तो पहला मैं आर्टिकल लेने वाला हूँ सर, वो मैं लेने वाला हूँ, दीजिएगा। जो पहला आर्टिकल है वो मेरा इस केस में है, जो कि हमेशा से पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। केस क्या है सर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। केस क्या है, केस तो आप लोग जानते ही हैं कि हम जो है, केस हमारा है, एक सेकेंड दीजिएगा सर। केस हमारा है इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है। मतलब कि जो कोविड, जैसे आप सभी जानते हैं सर, पहले कुछ इसके बारे में मैं कुछ ब्रीफ बता दूं सर आपको। पहले कुछ इसके बारे में मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इंडिया में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में जो हम फर्स्ट फेज में जो है, हम कितने लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट फेज में? 3 करोड़ को। ठीक है। और सेकंड फेज में हम लोग जो है 27 करोड़ को और जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं? एज इन लाइक टोटल कितना हो गया सर टू फेज में? 30 करोड़। और एक और मतलब एक हैरानजनक बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 30 करोड़ है। वो 3 कौन से हैं? एक तो यूएस है, एक चाइना है, एक खुद इंडिया है। तो समझिए सर, कितने देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 30 करोड़ से ऊपर भी नहीं है, और इंडिया एक ऐसा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है जिसमें कि वो 2 फेज में अराउंड 30 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, वैक्सीनेशन देगा। और उसमें से 3 करोड़ जो है वो फर्स्ट फेज में शुरू हो चुके हैं। ठीक है सर, ऐसा इतना तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि ये हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। तो बाई बार हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है इन दी हिस्ट्री, ये हम कह सकते हैं सर। चलिए, ठीक है, पहला पॉइंट सर ये हो गया। अब सर दूसरा पॉइंट ये है ना, दूसरा इस आर्टिकल में क्या लिखा है सर? कोविशील्ड की जो दवाई है, देखिए दवाई, अब दूसरी बात हम दवाई की कर लेते हैं, मेडिसिन की। ठीक है। सर मेडिसिन भी दो है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सिन। ठीक है, एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सिन। ठीक है। अब एक कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सिन है। ये कोविशील्ड जो बनाई है ये आप सब लोग जानते ही हैं, हम रोज ही डिस्कस कर रहे हैं। ये बनाई है एस्ट्राजेनिका ने, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और कोवैक्सिन किसने बनाई है? ये बनाई है हमारे भारत बायोटेक ने। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कोवैक्सीन है, ये कोविशील्ड जो है ये हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। वेरिन लाइक कोवैक्सीन जो है सिर्फ 14 स्टेट में डिस्कस की गई है। एक मिनट कीजिएगा सर। वेरिन कोवैक्सीन जो है सिर्फ 14 स्टेट में डिस्कस की गई है। ठीक है।
ये आप समझ गए सर? ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हमने शुरू किया है। ठीक है। अब उस वैक्सीनेशन ड्राइव में हम अराउंड 3 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, वेर इन लाइक सेकंड फेज में हम 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब समझिए सर, टोटल 30 करोड़ हो गए, और पूरे वर्ल्ड में से 3 देशों की जनता, 3 देशों की पॉपुलेशन जो है 30 करोड़ से ऊपर है, यूएस, चाइना एंड इंडिया। तो बाय फार इट इज द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन द हिस्ट्री। दो दवाई है सर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कोवैक्सीन जो है सिर्फ 14 नहीं सर, बेसिकली 12 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये सारा सर मैं नहीं बता रहा, ये सारा आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, 12 स्टेट, ये सब तो एक बार पढ़ लीजिएगा आर्टिकल को, समझ जाएंगे। ठीक है। अब सर है क्या ना, अब देखिए मैं आर्टिकल से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, आर्टिकल में कुछ नॉर्मल चीजें लिखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए आप समझिए, एक साल पहले, एक साल पहले, एक साल पहले क्या था सर, हम लोग एक एग्जैक्टली एक साल पहले हम लोग जो थे, 12 मंथ की पूरी, एक साल पहले कोविड शुरू हुआ, देन हमने पूरी 12 मंथ की सफरिंग की है सर, हमने कितने रिसर्च किए हैं, देन फाइनली वी केम आउट विद अ मेडिसिन। तो एज इन लाइक इट इज रियली अ मूवमेंट दैट वी शुड बी, इट इज रियली अ मूवमेंट दैट वी आर पार्ट ऑफ। और हमें इसमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि इतनी इतनी सफरिंग के बाद, इतनी मतलब इतनी सफरिंग हुई, इतनी डेथ्स हुई, प्लस इतना कुछ इकोनॉमी पूरी गिर गई, इसके बावजूद भी इतने छोटे शॉर्ट स्पैन में एक वैक्सीन जो है हमारे सामने आ गई है। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, all over world में different different vaccines suitable to different different environments रोल आउट हो चुकी है। ठीक है। अब सर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। अब कंट्रोवर्सीज क्या है, इसके बारे में हम रोज डिस्कस करते हैं। वही है सर, कंट्रोवर्सीज क्या है, कंट्रोवर्सी जो है कोवैक्सीन को लेके है। कोवैक्सीन को लेके क्या है ना सर, जो साइंटिस्ट है, इनफैक्ट साइंटिस्ट के भी जो व्यूज है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड क्यों है सर, इसका हमारे पास एफिकेसी डेटा नहीं है, इसका हमारे पास एफिकेसी डेटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका फेज 3 ट्रायल अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, फेज 3 ट्रायल इसका अभी चल रहा है। तो अभी इसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। ठीक है, इसलिए ये आर्टिकल क्या कहता है सर, इसलिए आर्टिकल का अगर मैं लाइन आपको देखूं, इंडिया मस्ट इंश्योर अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वैक्सीन इज डिसिमिट्री वाइड। मतलब इंडिया जो है, जो एग्जामिन, अप्रेजल का मीन्स होता है एग्जामिन, और प्रोग्रेस का मीन्स होता है स्किल या एक्सपर्टाइज। जो इस वैक्सीन जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इसकी एक्सपर्टाइज है लोगों को ठीक करने का, इसको हमें बहुत जल्दी फैलाना चाहिए। इफ इन केस ये वैक्सीन काम करती है, इफ इन केस ये वैक्सीन काम करती है, और जो इसकी क्षमता है लोगों को ठीक करने की, उसको हमें बहुत जल्दी जो है फैलाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं सर, कुछ कंट्रोवर्सीज है, मेन पॉइंट तो कंट्रोवर्सीज का ही है, कुछ कंट्रोवर्सीज है कोवैक्सीन को लेकर, इसके एप्लीकेशन डेटा नहीं है, फेज 3 ट्रायल अभी कंटिन्यू है, और इसके फेज 3 ट्रायल अभी कंटिन्यू है, और आपने क्या किया है, आपने इसको जो है परमिशन दे दी है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इस चीज को सराउंड कर रही है। और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको आखिर देता हूँ सर, कुछ पॉइंट है, हम कंट्रोवर्सीज का मतलब बहुत आसान है सर, लेकिन समझिए सर, गवर्नमेंट है, पूरी टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कहीं ना कुछ डिसीजन या कुछ ना कुछ उन्होंने इस मेडिसिन में कुछ देखा होगा। बिकॉज सी, इंडियन गवर्नमेंट फालतू में एक रिस्क नहीं ले सकती। ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफिकेसी इस मेडिसिन में देखी होगी फर्स्ट या सेकंड ट्रायल में, तभी वो आगे बढ़े हैं इसको एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में, कि वो जो कहते हैं परमिशन देने में, या इसकी जो वैक्सीन की परमिशन देने में, तभी वो आगे बढ़े हैं। प्लस अगर कुछ मैं इंडियन, अगर ये कुछ मैंने डेटा पढ़े थे, मैंने कल की क्लास में बताया था, कुछ चीजें जिसके लिए हमें रियली प्राउड होना चाहिए, कि एक साल पहले जब हमारे पास कोविड शुरू हुआ था, तो हमारे पास सिर्फ एक लैब थी सर कोविड टेस्ट करने की, एक लैब, वो भी एनआईवी पुणे में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में थी। और अब देखिए हमारे पास कितनी लैब है, हमारे पास 2100 लैब है। सेकंड, उस टाइम हम अराउंड 1000 टेस्ट करते थे एक दिन में, अभी सर हम कितने करते हैं, अभी हम 14 लाख टेस्ट करते हैं। तो समझिए सर, गवर्नमेंट एक ऐसे फेज से भी गुजरा है जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, और आज हम ऐसे मुकाम में खड़े हैं जहां पर वी आर वेरी मच इफेक्टिवली डीलिंग विद कोरोना मोर देन एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। ये तो आप मानते हैं, इंडिया में केसेस जो है बड़े हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज है वो कम है, परसेंटेज वाइज कम है। तो अभी जब गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन निकाली है, तो बेसिकली क्या हमें होना चाहिए, हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट पर भरोसा रखना चाहिए, एंड वी शुड गो अहेड विद द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है। और अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है,
तो हमें क्या करना चाहिए, इसको जल्दी से वाइडली स्प्रेड करना चाहिए, जो इसकी एफिकेसी है इसको वाइडली स्प्रेड करना चाहिए। यही इस आर्टिकल में कहा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे डेटा जो है आपको उससे बाय हार्ट जो है याद होना चाहिए कि ये ही डेटा जो है इंपॉर्टेंट है इस वैक्सीन के आसपास जो इर्द गिर्द घूमता रहता है। चलिए, पहला आर्टिकल पूरा हो गया सर, ठीक है। तो हम दूसरे आर्टिकल में आते हैं। सर ये देखिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, डिबेट। एक डिबेट है सर। डिबेट क्या थी ना सर, व्हाट्सएप ने 8 फेब की टाइमलाइन दी थी। व्हाट्सएप ने 8 फेब की टाइमलाइन दी थी कि हम आपका डेटा जो है शेयर करेंगे हम आपका डेटा जो है शेयर करेंगे फेसबुक के साथ, और जो नहीं मानता है तो उसका अकाउंट जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है मैं बिल्कुल इसकी समरी कर देता हूँ, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी समरी कर रहा हूँ, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सर है क्या ना, बेसिकली समझिए, एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है। फेसबुक ने क्या किया है ना, इसमें क्या लिखा है, प्राइवेसी ऑफ सिटीजन इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिजिटल कंपनीज, ठीक है। अब जो व्हाट्सएप का डिसीजन था टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेट पॉलिसी, इसने डिले कर दिया है फॉलोइंग अ बैकलैश, जो उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है फ्रॉम जो उसके यूजर्स थे, जब उसने ये कहा कि हम जो है आपकी प्राइवेसी को फेसबुक को देंगे, तो उससे उनको बहुत ही मतलब बैकलैश हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना सर, बेसिकली इसके पूरा मैटर क्या है, इस मैटर को एक बार हम देख लेते हैं। ये मैटर बेसिकली राइट टू प्राइवेसी क्या है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। इससे क्या हुआ ना, देखिए मैटर पहले क्या है, इस मैटर को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है। मैटर कुछ नहीं है, देखिए एक तो होता है नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है, और एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, ठीक है। एक होता है व्हाट्सएप अकाउंट, एक होता है नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट जो हम लोग यूज करते हैं, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अब है क्या ना, मानिए मैंने अपनी मम्मी को कोई एसएमएस किया है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, समझ रहे हैं आप, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है कि मैंने मम्मी को क्या एसएमएस किया, ये व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, ना ही वो देख सकता है, मतलब ये मेरे और मेरी माँ के बीच की ही बात है, चाहे फोटोज वीडियोज या कोई भी चैटिंग, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, तो ये किसी के पास नहीं होता था, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट्सएप ने क्या किया ना, जब व्हाट्सएप शुरू में शुरू हुआ था, जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था फेसबुक ने, तो व्हाट्सएप या शुरू में व्हाट्सएप मुझसे पूछता था कि, लेकिन व्हाट्सएप के पास हमारी कुछ जानकारी होती है, जैसे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ से एसएमएस कर रहा हूँ, मेरा नंबर क्या है, मैं एसएमएस किसे कर रहा हूँ, वो कहाँ पर है, उसका नंबर क्या है, ये डेटा व्हाट्सएप पे है। अब व्हाट्सएप पहले हमसे पूछता था कि ये डेटा जो है मैं एफबी के साथ में शेयर कर सकता हूँ क्या, तो वो हमारे कंसेंट था, यस या नो, वो हमारा कंसेंट था, यस या नो, हम यस कर सकते थे या हम नो कर सकते थे, ठीक है। अगर यस किया तो डेटा हमारा जो ये हम कहाँ पर है, हमारा फोन नंबर क्या है, वो एफबी से शेयर करेगा, और वेरी लाइक अगर मना करेंगे तो नहीं करेगा। ये व्हाट्सएप की पहले पॉलिसी थी, ठीक है। अब सर बिजनेस अकाउंट क्या होता है, बिजनेस अकाउंट सर कुछ नहीं होता है, एक बिजनेस पर्पस के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर अगर कोई यूज कर रहा है, और सारी डीलिंग जो है, जो सारी सेल एंड बाय जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रही है, तो वो एक बिजनेस अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक शोरूम है, मेरे शोरूम है, अब मैंने शोरूम से क्या किया है, शोरूम नहीं सर, मेरा एक गोदाम है, मैं साड़ियों का गोदाम है मेरा, मैंने सारी साड़ियाँ जो है गोदाम में रखी है, मैं उनकी पिक ले लेता हूँ और देन व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ और बोलता हूँ किसी को खरीदना है तो मुझे व्हाट्सएप में अप्रोच करे, तो कोई बंदे मुझे व्हाट्सएप में अप्रोच करते हैं, तो हमारी कुछ बात होती है व्हाट्सएप में, एंड देन फाइनली डील जो है हमारी साइन जाती है। तो जो ये जो इनकी चैटिंग है ना, जो ये इनकी डील है, ये जो है व्हाट्सएप के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, और यहाँ पर व्हाट्सएप कह रहा है कि जो आपकी चैटिंग है, या ये जो आपकी डील है जो आप किनसे कर रहे हैं, एक बिजनेस अकाउंट होल्डर से कर रहे हैं, वो सारी की सारी हम लीक करेंगे, किसे, फेसबुक को करेंगे,
इससे बेसिकली क्या होगा ना, फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को अक्वायर किया था 19 बिलियन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 बिलियन डॉलर्स में फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया। उसका मेन पर्पस था डेटा। और समझिए सर, जब ये पूरा डेटा फेसबुक को मिलेगा तो फेसबुक क्या करेगा ना, जब ये बंदा जब ये बंदा जब जब ये बंदा जब ये बंदा जो है, ये जब अपना ये बंदा जब अपना फेसबुक खोलेगा ना, तो इसको वही आइटम्स का एडवर्टीजमेंट आएगा जो कि ये इस बिजनेस अकाउंट होल्डर से डील कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर, जो कि डीलर से डील कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डीलर से डील कर रहे हैं। तो उनके फेसबुक अकाउंट में क्या होगा ना, वही डेटा दिखाई देगा जो कि वो डील कर रहे हैं। इससे क्या होगा, फेसबुक के पास डेटा बहुत सारा आएगा, उनकी मोनोपोली होगी, उनको फायदा होगा। ठीक है सर, ये तो हो गए फेसबुक के फायदे। ये हो गया बिजनेस अकाउंट का। इसमें क्या नुकसान हो जाएगा, अगर ये प्राइवेसी वाली लॉज जो है, जो व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी लाई है, अगर ये रोल आउट होती है तो इससे क्या फायदे या नुकसान यहाँ पे होंगे, ये हमें डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल हमें क्या नुकसान है। हमें नुकसान ये है कि जो हमारी ये चैट, जो हमारा ये पोजीशन है या नंबर है, जो पहले व्हाट्सएप हमसे पूछता था दे या ना दे, अब वो ना दे वाला ऑप्शन हटा देगा, अब वो देगा देगा। इससे क्या होगा ना, अगर मानिए हम मेरा अकाउंट या मेरी मम्मी का अकाउंट फेसबुक में है, ठीक है, हम दोनों का अकाउंट जो है फेसबुक में है। अगर हम दोनों का अकाउंट फेसबुक में है तो फेसबुक में हमारा अकाउंट जो है हमारी जीमेल आईडी से लिंक होता है, वो हमारा नंबर नहीं होता है। लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप में डेटा जो है फेसबुक को शेयर किया है। अब जब व्हाट्सएप में डेटा जो है फेसबुक को शेयर कर दिया है, इससे क्या हो गया है, मेरा नंबर, मेरी लोकेशन, ठीक है, मेरा नंबर, मेरी लोकेशन, ठीक है, ये सब जो है फेसबुक पे आ गया। तो एज इन लाइक फेसबुक पे मेरा पूरी एक जन्म कुंडली आ गई। मैं फेसबुक पे क्या सर्व करता हूँ, मेरी चॉइसेस क्या है, ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है। तो ऐसे लाइक फेसबुक पे मेरी सारा डेटा आ गया। और यकीन मानिए सर, सारा खेल आज के ज़माने में सिर्फ डेटा का है। सारा खेल आज के ज़माने में सिर्फ डेटा का है। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारा नेक्स्ट लेवल, हमारा नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है, वो बेसिकली किस क्या है, वो डेटा पे आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वहाँ क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो अभी क्या हुआ, ये प्राइवेसी लॉ को लेकर बहुत सारा मतलब प्रोटेस्ट हुआ है। और जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, वो स्विच ओवर कर दिया है कहाँ, सिग्नल में या टेलीग्राम में। और सिग्नल टेलीग्राम भी एक मैसेजिंग ऐप है, और पिछले एक हफ्ते में सिग्नल का जो वो है मतलब रेटिंग जो है एकदम बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिग्नल को डाउनलोड करना शुरू हो गए हैं। सिग्नल में भी क्या होता है कि जो मैसेजिंग होते हैं दो लोगों के बीच में, वो एंड टू एंड जो होते हैं एनक्रिप्टेड होते हैं, वो कोई देख नहीं सकता। समझ रहे हैं आप। तो पिछले कुछ दिनों में सिग्नल की जो है डाउनलोडिंग जो जो डाउनलोड कर रहे हैं लोग, वो बढ़ गया है। और एलन मास्क, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा था कि स्विच टू सिग्नल। ठीक है, तो मतलब कहीं न कहीं फेसबुक और कह सकते हैं इनके बीच में कुछ राइवलरी चल रही है, तभी उन्होंने लिखा होगा कि स्विच टू सिग्नल। तो जैसे उन्होंने लिखा, इनका भी कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस था, प्लस लोग भी देख रहे थे, लोगों को भी अपनी प्राइवेसी जो है अच्छी लगती है। तो इसको देखते हुए लोगों ने जो है सिग्नल में स्विच करना शुरू किया। और यकीन मानिए एकदम जो है व्हाट्सएप के जो कस्टमर जो कह सकते हैं, कस्टमर पूरा जो उसका वो था, बल्क ऑफ कस्टमर्स थे, वो कहाँ शिफ्ट कर रहे थे, सिग्नल में। इसको देखते हुए व्हाट्सएप को मजबूरन अपनी जो पॉलिसी जो है, उसको 8 फरवरी से कुछ समय के लिए डिफर करना पड़ गया। देखिए, यकीन मानिए सर, ये सिर्फ डिफर हुआ है, अभी ने रोका है। व्हाट्सएप कहीं ना कहीं इसे लागू करेगा। लागू क्यों करेगा, क्योंकि एफबी ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया है 19 बिलियन में। किसके लिए सर, सिर्फ डेटा के लिए। और अगर उसे डेटा ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत घाटे वाली डील हो जाएगी सर। तो आप मानिए, आप चाहें या ना चाहें, ये डेटा तो एफबी को शेयर होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो डिफर हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये तो था इस आर्टिकल का पहला फेज। इस आर्टिकल का सेकंड फेज क्या है ना सर, इंडिया में, जैसे यूरोप की बात करते हैं हम, यूरोप में क्या है ना सर, यूरोप में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जिसे हम कहते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, जीडीपीआर। ये इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, जीडीपीआर इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये एक मिनट दीजिएगा, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखिए, जीडीपीआर यहाँ पर लिखा होगा, मुझे आप एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। सर, ये जीडीपीआर क्या है ना, ये जीडीपीआर से क्या होता है,
इस जीडीपीआर से ये होता है कि जो यूरोप के लोग हैं उनके कंसेंट के बिना एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से आपका डेटा शेयर नहीं कर सकती। इनके कंसेंट के बिना एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से डेटा शेयर नहीं कर सकती, चाहे दूसरी एप्लीकेशन उसकी पेरेंट कंपनी क्यों ना हो। और इफ इन केस डेटा शेयर होता है तो उस कंपनी को स्ट्रिंजेंट एक्शन उन पे लिया जाएगा, पनिशमेंट के लिए वो लायबल होगा और वो उसको अपने यूरोप में बैन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इंडिया में क्या है, विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया क्या है सर, इंडिया में क्या है, एक ड्राफ्ट आया था, इंडिया में एक ड्राफ्ट वर्जन आया था लॉ का, बट अभी तक वो ड्राफ्ट ही है, अभी तक वो ड्राफ्ट ही पड़ा हुआ है। सो वी आर रनिंग लेट ऑन दिस। यकीन मानिए सर, वी शुड रियली हैव सम स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज, जिससे कोई भी अगर हमारी प्राइवेसी को बीच बीच करने की कोशिश करेगा तो बहुत ही लीगल एस्पेक्ट से उसे डील किया जाएगा। अब देखिए, यही देख लीजिए आप, कुछ समय तक फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को डिफर कर दिया है व्हाट्सएप में। अब कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप जो है अपनी पॉलिसी को फिर लाएगा। अब देखिए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है, और जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है तो उसका एकमात्र एम था डेटा लेना। अब जब डेटा ही नहीं मिलेगा उसे, तो ये उस पूरी सेंचुरी की सबसे बेकार डील कही जाएगी सर। तो आप मानिए, आपकी कंसेंट या विदाउट योर कंसेंट डेटा वो फेसबुक से शेयर करेगा, लेकिन यूरोप में वो डेटा शेयर करने में डरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसको यूरोप से वो बैन भी कर सकते हैं, वेर इन इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आने वाले समय में ये ड्राफ्ट जो है इसको एक लॉ के फॉर्म में फ्रेम किया जाए, कंसल्टिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स। हमें एक ऐसा प्राइवेसी का लॉ लाना चाहिए जिससे कि हमारी प्राइवेसी का हनन ना हो। ठीक है, इस आर्टिकल में सर इतना ही था। ठीक है, तो हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए सर, हमने ये पढ़ लिया अभी, हमने एक इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस पढ़ लिया सर। ठीक है, हमने एक अपडेट वाला पढ़ लिया। ठीक है, व्हाट्सएप अपडेट का हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक सही छोटा सा आर्टिकल है, इसको मैं ज़्यादा तजव्वुर नहीं देना चाहूँगा। एक मिनट दीजिएगा, मेरी पेन को क्या हो गया है, एक मिनट दीजिए सर, मेरी पेन को कुछ हो गया है, मुझे एक बार दोबारा इसे खोलना पड़ेगा। कर दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम कहाँ थे? ठीक है, हाँ, ये एक आर्टिकल है, इसको मैं जरा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, ये एक आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं है ना सर। देखिए, राइज ऑफ शेडो जो है, राइज ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, शेडो मतलब छाया, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस बिजनेस वाले जो लोग करते हैं, ये क्या है? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है सर इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना दिया गया है, इस आर्टिकल में सिर्फ इतना दिया गया है कि हमारे वहाँ क्या हो रहा है ना सर, बेसिकली क्या हो रहा है, कोविड-19 में देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कोविड-19 का। जब कोविड नहीं था, तब बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स थे। ठीक है, अब जैसे ही कोविड आया, सब लोग जो है घरों में लॉकडाउन में बंद हो गए, तो उनके पास करने में कुछ नहीं था। तो यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूँ, तो यूट्यूब में अलग अलग आप देखते हैं सर, अलग अलग चीजें शुरू हो गई। कोई पढ़ाना शुरू कर दिया है, भले ही उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, चाहे उसने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड देयर इज नो वन टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन इट, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो वन टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन इट। कोई भी चेक एंड बैलेंस उसमें नहीं कर रहा है। तो समझिए, कहीं ना कहीं पेंडेमिक का फायदा देख के कुछ शेडो जो है, शेडो एंटरप्रेन्योरशिप सामने आई है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो अभी रिसेंट एग्जांपल है, वो है सर किसका, इजी लोन का। एक क्लिक करो, आपको लोन मिल जाएगा। और अभी क्या हो रहा है सर, ये जो लोन ऐप है, इन पे जो एससी जो है वो कमर मतलब इसको कस रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोन ऐप जो इजी लोन जो ऐप है, ये आपका डेटा ले लेती है, प्लस इसके अलावा ये क्या करती है, जो इनकी रिकवरी है बहुत ही हार्श है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग मर चुके हैं। इजी लोन हो गई। दूसरी सर क्या किन्होंने फायदा उठाया इसमें, ऑनलाइन गैमलिंग ने फायदा उठाया है। लोग घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या हुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग की कुछ साइट शुरू हो गई। तो लोग क्या हो रहे हैं, वो एडिक्टेड हो रहे हैं किसमें, ऑनलाइन गैम्बलिंग में। इसमें दो चीजें हैं, आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, सेकंड आपको एक गंदी आदत लग रही है, और कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, दो हो गया सर। तीसरा सर, इस आर्टिकल में केस के बारे में लिखा हुआ है, एक प्रोफेसर है सर, मैं इसको थोड़ा सा अपनी बता दूंगा। एक प्रोफेसर है, वो क्या कर रहा है ना, उसने क्या किया है, वो एक कोर्स करता था, मतलब एक कोर्स की टीचिंग करता था ऑनलाइन, 9 मंथ का कोर्स का, लेकिन उसने कोर्स की टीचिंग नहीं दी। इनफैक्ट मैं उसने बच्चों से कहा कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको फेक सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, ये एक वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल जो ऑथर है बता रहा है यहाँ पर,
कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोफेसर है जो पढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, और कौन देखने वाला है कि मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो उसने कहा भाई पढ़ाई पढ़ाई छोड़ो, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको एक फिक्स फेक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं ना कहीं सर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे तो डाउनफॉल ही है ना। कहीं ना कहीं जो ये उद्योगपति है, जो ये कह सकते हैं फर्जी, इन शॉर्ट एक फर्जी नाम होता है, पार्डन पार्डन मी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, पर जो फर्जी, जो ये फर्जी जो बिजनेसेस जो बीच में आ गए हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं क्लैम्प डाउन करना है। ठीक है, इससे सर कुछ नहीं होता है, इससे जो होता है कस्टमर का नुकसान होता है। ठीक है, उसका टाइम, उसका पैसा सब व्यर्थ होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि गवर्नमेंट को इस पे क्रैक डाउन करना चाहिए, तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कम होती है। ठीक है, इसके अपार्ट कुछ इसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस क्या है सर, यहाँ लिखे हुए द वे फॉरवर्ड। ये वे फॉरवर्ड में कुछ सॉल्यूशंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्यूशंस क्या क्या है। सर पहला सॉल्यूशन इसमें कहा गया है कि हमें स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रॉन्ग जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। दूसरा सॉल्यूशन इन्होंने कहा गया है सर कि हम ये देखें कि ये बिल्कुल कंप्लायंस करें, जो हमारे रूल फ्रेम करते हैं उसमें कंप्लायंस हो। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, इवन जेल। ठीक है, इवन जेल। ठीक है, और जो जो ऐसी फिल्म है जो वाकई में काम कर रही है, जेन्युइन, जो जेन्युइन है, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है सर, हमें जल्दी से एक क्या कह सकते हैं इसमें, हमें हमें रेगुलेट करना चाहिए, चाहे आप लेजिस्लेशन लाओ, ये आप कैसे करो, लेकिन इसको रेगुलेट करो इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, तो आई होप एक छोटा सा आर्टिकल था सर, ये बात कर रहा है उन ऐसे उद्योगपति की या ऐसे इंडस्ट्रीज की जो कि फर्जी है, और जो कोविड-19 का फायदा उठा के ऑनलाइन ऑनलाइन चल रही हैं, और जिसमें कि लोगों को लॉस हो रहा है, उनको गंदी आदतें लग रही हैं, जैसे इजी लोन हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गई। इजी लोन के बारे में तो आप पढ़ ही रहे होंगे सर, कि कितने लोग इसके थ्रू इसके चक्कर में मर चुके हैं, रिकवरी मेथड बहुत ही इनके हार्श है। प्लस ऑनलाइन गैम्बलिंग का मुद्दा भी सर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रहा था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांसेस दो में डिवाइड कर रखा है। ये आप पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सर यहाँ पर, किसका, एक प्रोफेसर था बिजनेस स्कूल का। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आप मुझे पैसे दो, मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, और वो सर्टिफिकेट दिखा के आपकी जॉब लग जाएगी। जब बाद में इसको जो है चेक किया गया, तो देखा कि वो सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी थे, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो तब जाके क्लैम्प डाउन किया गया। तो ये क्या शो करता है सर, कहीं ना कहीं ना ये जो शैलो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका राइज हो रहा है। इसको हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। कंप्लायंस हमें कुछ हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर है जितने भी, ये कंप्लायंस कर रहे हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो पनिशमेंट दें, चाहे उनको जेल भेजें। और जितने भी जेन्युइन हैं, जो वाकई में समाज का भला करना चाहते हैं, उनको हमें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड फोर्थ, हमें उनको रेगुलेट करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालनी पड़ेगी, चाहे हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करें या कुछ भी करें। इससे पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमें इसको रेगुलेट करने की एक मैकेनिज्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये 3 आर्टिकल हमारे हो गए सर। एक आखिरी आर्टिकल है सर ये, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जो समझ पाएगा उसके लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है सर। अ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन डिफीटेड बट नॉट ट्रम्पिज्म एंड एंटी ग्लोबलिस्ट पॉलिटिक्स इट हैज अनलीश्ड। ठीक है, देखिए सर, मैं इस पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा आप, मैं कहानी के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है बेसिकली। ठीक है, मैं कहानी के तौर पे समझा देता हूँ कि आपको इस आर्टिकल में लिखा क्या है बेसिकली। देखिए सर क्या है, मैं बात करता हूँ सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। ठीक है, या पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैं एक समरी आपको उसकी प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी आप जो है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, रिकॉर्डिंग चालू है, बिल्कुल चालू है सर। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसमें कहा गया है, जो इस आर्टिकल के बाद थीम पढ़ लीजिए सर। ये थीम में ये कहा गया है कि हम जो है, ये जो हमारा लिबरल ग्लोबलिज्म था उससे हम दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, अब बेसिकली समझिए, ये बेसिकली आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लिखा गया है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है क्रिटिसाइज कर रहा है। तो समझिए सर, मैं शुरुआत करता हूँ उस एरा से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, उसमें
कहीं ना कहीं यूएसए को बहुत ही लॉस हुआ, कहीं ना कहीं लॉस सफर किया उसने, किसी भी एंगल में उसमें लॉस तो सफर होता ही है सर। जब वॉर होती है तो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टी लड़ती है उनको नुकसान होता है। तभी तो इंडिया चाइना जो है डायरेक्ट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। क्यों बचते हैं? कहीं ना कहीं दोनों जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना को वर्ल्ड पावर बनना है, इंडिया को भी वर्ल्ड पावर बनना है, या इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो क्या होगा अगर वो दोनों क्लैश करेंगे या डायरेक्ट कंफ्रंटेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों इकोनॉमीज को लॉस हो जाएगा। और दोनों इकोनॉमीज को लॉस होगा। एक कहावत हमारे इंटरनेशनल, हम एक कहावत कहा करते हैं कि जब भी वॉर होती है तो वो कंट्री को कम से कम 10 साल पीछे खींच देती है, और ना ही चाइना ना ही इंडिया 10 साल पीछे जाना चाहेगा। ठीक है। तो बात कर रहा था मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें जो है यूएसए को थोड़ा लॉस हुआ, थोड़ा लॉस सफर किया। ठीक है। उससे क्या हुआ, यूएसए के लोगों को ये एहसास हुआ कि ना हमें ये यूरोप में और जो एशियन कॉन्फ्लिक्ट है इसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए को थोड़ा लॉस हुआ तो यूएसए जो था उन्होंने सोचा कि हमें ना ये यूरोप के या कोई एशियन कॉन्फ्लिक्ट है या किसी और की कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से शुरू होता है एक वैसा एरा जो कि आइसोलेशन में था। यूएस एक आइसोलेशन में था। यूएस अपने आप को उभार रहा था। ठीक है। वो अपना राइज कर रहा था, अपने आप एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है। और उस टाइम यूएस एक इमर्जिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर था। तो उस टाइम क्या किया उसने, अपने आप को एक्सपेंड किया, अपने आप को एक्सपेंड किया और अपने आप की रिकवरी कर रहा था। ठीक है। ये बात ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी। ठीक है। अब सर क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो प्रेसिडेंट थे इनके, उनका नाम था वुडरो विल्सन। जो वुडरो विल्सन थे, उस टाइम पे भी जो वुडरो विल्सन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले, वुडरो विल्सन जो थे उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने बात की थी कि ये वर्ल्ड जो है ना एक रूल बेस्ड ऑर्डर, एक वर्ल्ड में एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब एक ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या हम कह सकते हैं मल्टीलेटरलिज्म, इसमें बहुत सारी संस्थाएं बननी चाहिए, कोलैबोरेशन से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, जो कि बताएं कंट्रीज को कि आप वॉर मत करो, आप साथ में रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, जिससे कि पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। आप समझ रहे हैं ना? जो प्रेसिडेंट जो कि यूएस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीड कर रहे थे, लिबरल इंटरनेशनलिज्म ऑर्डर का जो रूल्स है हम वहीं से ड्राइव करते हैं, कि उन्होंने ही कहा था कि वर्ल्ड में जो है रूल बेस्ड ऑर्डर जो है होना चाहिए। लेकिन समझिए सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस को बहुत सारा लॉस हो गया, तो जो इनकी कॉन्सेप्ट थे ना वो दब गए, वो दब गए। जो इनके कॉन्सेप्ट थे वो दब गए, क्योंकि अगर उस समय यूएस को इतना लॉस नहीं होता तो शायद ये कॉन्सेप्ट जो है ऊपर आते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ, यूएस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना लॉस हो गया तो वो अपने आप को बिल्डअप करने में लग गया, और अपने आप को बिल्डअप करने में लग गया तो वो चले गया आइसोलेशन में। और जब यूएस जो चले गया आइसोलेशन में तो इससे क्या हुआ, अकेले में चले गया। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, जो हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन की या लिबरलाइजेशन की, उसको हम उससे दूर हट गए। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही उससे दूर हट गए। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। अब सर क्या है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो था यूएस को एहसास हुआ, ठीक है, समझ में आया कि अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ सर, एक कोल्ड वॉर शुरू हुई। कोल्ड वॉर शुरू हुई किसके बीच में, एक तो थे नेशन जो कैपिटलिस्ट थे, और दूसरे नेशन जो थे वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था या सोशल पार्टीज थे। ठीक है। एक कैपिटलिस्ट थे और एक थे कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोशल पार्टीज। ठीक है। और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था या सोशल पार्टीज थी, उनको जो सपोर्ट मिला था किससे मिला था, सोवियत यूनियन से। उन्हें सपोर्ट मिला था किससे, सोवियत यूनियन से, तो सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ ना सर, जैसे जैसे ये हमारा जैसे जैसे ये यूरोप की कंट्रीज में इंटरफेयर करना शुरू किया, तब जाके यूएस ने जो है एक लीडर की भूमिका निभाई, और उसने खुद को और खुद के एलाइज को कहा हम एक फ्री वर्ल्ड है, और अपने आप की एक मॉरल सुपीरियरिटी उन्होंने इस कम्युनिस्ट और सोशल कंट्रीज के ऊपर रख दी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ सर? मैं सिंपल इतना कह रहा हूँ कि जैसे जैसे क्या हुआ ना, आप सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हमें एक ग्लोबलाइजेशन का एरा चाहिए जहाँ पर फ्री ट्रेड हो, हम पीस और प्रॉस्पेरिटी के काम करें। ये सब उन्होंने बात की। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूएस को हैवी डैमेज हुआ, लॉस हुआ, तो वो चले गया आइसोलेशन में। तो इस पूरे एरा में, इस पूरे 19th सेंचुरी के एरा में यूएस जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में था। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूएस को ये रियलाइज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई जो कि यूएस और रशिया के बीच में थी। उसमें क्या हुआ कि यूएस को समझ में आया कि जो हमारे प्रेसिडेंट ने बात की थी, ठीक है, वो जो है वो कहीं ना कहीं सही थी। ठीक है। तो
जो कोल्ड वॉर चला वो दो लोगों के बीच में चला, एक थे कैपिटलिस्ट, दूसरे दूसरे थे कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे जो है यूएसए की जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए थे। उस टाइम जो है यूएस एक आगे बढ़ के आया, एक ग्लोबल लीडर की तरह आगे बढ़ के आया, और उसने खुद को और खुद के एलाइज को क्या कहा, एक फ्री वर्ल्ड कहा, और अपने आप को सुपीरियर कहा। किससे? ऐसे ऐसी कंट्री से जो कि कम्युनिस्ट है और जो कि सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, ये आप समझ गए, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया है। और इसके बाद ही क्या हुआ ना, सोवियत यूनियन इसके बाद ही 1991 में जो है कोलैप्स हुआ। और बहुत सारे कहते हैं ना पंडित्स होते हैं, इंटरनेशनल पंडित्स होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्होंने कहा ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म की जीत है। उन्होंने कहा ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म की जीत है। तो आप समझ रहे हैं कहाँ से हमने लाइन खींची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, हमने लाइन खींची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम धीरे 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 1991 तक आएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड, एक बार मैं दोबारा से टाइमलाइन खींच देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं ट्रम्प की पॉलिसी को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इस आर्टिकल में लिखी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ नहीं हुआ। जो इनका नेतृत्व कर रहे थे प्रेसिडेंट के अंडर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, वो थे विल्सोनियन, वुडरो विल्सन, उनका नाम था वुडरो विल्सन। वो 28th अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इन्होंने यूएस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है लीड किया था। वर्ल्ड वॉर में इन्होंने एक बात कही थी कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, जिसमें कि रूल्स हो। और रूल्स कौन बनाए? रूल्स ऐसी संस्था बनाए, ऐसी मल्टीलेटरल संस्थाएं बनाए जो कि इंटरनेशनल अरीना में एक्सिस्ट करें। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिले, एक ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि ऐसे, जो कि कंट्रीज को एडवाइस करें कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, इससे अच्छा आप लोग साथ में आओ, क्रिएट करो, जिससे कि पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। तो बेसिकली ये जो थे, ये लिबरल थे, ये लिबरल बातें करते थे। लेकिन क्या हुआ सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जो है में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, प्लस उसने जो ह्यूज लॉसेस जो उसने सफर की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे यूएसए को ये एहसास हो गया कि भाई कुछ समय तक हमें हमें जो है हल्के में ही रहना पड़ेगा। समझ है? तो यूएसए ने किसी की भी, मतलब वो समझ में आ गया कि हमें जो है किसी की भी कॉन्फ्लिक्ट में अभी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एकदम आइसोलेशन में आ गया और खुद को उभारने की कोशिश करने लग गया। इतना समझ में आ गया सर? इसलिए जो ये वुड्रो का, जो ये विल्सन का जो ये आपका था, ये क्या कह सकते हैं इसे, जो उसके थॉट्स थे वो एकदम दब गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जो कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, उस कोल्ड वॉर में सर क्या हुआ, उस कोल्ड वॉर में क्या हुआ, उस कोल्ड वॉर में ये बताया गया, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुई, उस कोल्ड वॉर में ये बताया गया, उस कोल्ड वॉर में दो लोग थे, एक थे कैपिटलिस्ट, दूसरे थे कम्युनिस्ट, या उसे हम कह सकते हैं सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, उसके पीछे हाथ था किसका? रशिया का। रशिया, सॉरी उस टाइम थे सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन उन्हें बैक करता था। वेरी लाइक कैपिटलिस्ट की पास जो थे कोई भी एक लीडर नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कम्युनिस्ट जो है एडवांस करने लग गए यूरोपियन कंट्रीज की ओर को या वेस्टर्न कंट्रीज की ओर को, यूएसए आगे बढ़ा और उसने लीडरशिप का रोल लिया इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, और उसने खुद को और खुद के एलाई को कहा कि हम फ्री वर्ल्ड है, हम एक फ्री वर्ल्ड है, और हम लोग जो है सुपीरियर है आप लोगों से, जो कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं और जो सोशलिस्ट लोग हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ सर, सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया। और कितने पंडित्स थे, कहते हैं ना कि कुछ इंटरनेशनल पंडित्स होते हैं या आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ सर, उनकी एक लाइन थी, ये एक जीत है लिबरल इंटरनेशनलिज्म की, ये एक जीत है लिबरल इंटरनेशनलिज्म की। ठीक है, ये तो हमने बात की सर, क्या क्या एक पैनल में खींच लिया। अब बात करते हैं सर यूएसए की। अब देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है ना सर, ट्रम्प जो है, जो ये आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एरा था ना, मतलब बेसिकली फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो ये जिस आइसोलेशन फेज में यूएस था, मिस्टर ट्रम्प यूएस को वहीं खींच के लेके आए। मिस्टर ट्रम्प जो है यूएस को वहीं पर ही खींच के लेके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि आर्टिकल में साफ साफ लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। ये क्या है ना सर, एक बेसिकली बेसिकली वॉशिंगटन कॉन्सेंसस कुछ नहीं है कि ये एक पत्र है या एक बेसिकली मैनिफेस्टो है, जिसमें लिखा गया था कि लिबरल इकोनॉमी बनने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें फ्री ट्रेड करना है, मार्केट को हमें ओपन छोड़ना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडिया के इंदिरा गांधी के एरा से भी है। जो लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो वॉशिंगटन कंसेंसस को इसने नकार दिया एकदम। ठीक है, ये अपनी खुद की एक डॉक्ट्राइन लेके आया कि अमेरिकन फर्स्ट डॉक्ट्राइन, जो इसका और जो इसकी फॉरेन पॉलिसी का जो है अहम हिस्सा था। ठीक है,
इसने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट किया है सर। मल्टी मल्टी मल्टीलेटरल ट्रीटीज को भी इसने नकारा है सर। प्लस अपने फ्रेंड्स ठीक के साथ भी या अपने दुश्मनों के साथ भी इसने एक ट्रेड वॉर शुरू की। इसकी फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक अच्छा पार्ट है, वो है कि इसने इसराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच में एक अच्छा समझौता बनाया है, जिससे उनके बीच में जो है नॉर्मल टाइज हो गए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ कि इनके बुरे काम अच्छे थे या इनके अच्छे काम अच्छे थे, तो ट्रम्प इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रप्टर देन अचीवर, ये हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब बाइडेन ऑफिस संभालते हैं तो उनका कैसा, वो कैसे ट्रम्प की पॉलिसीज को रिवर्स करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आई गेस इतनी टाइमलाइन सर आपने खींच ली है, ये आपको समझ में आ गई है। इसके अपार्ट सर क्या है ना, इसके अपार्ट क्या है कि जैसे जैसे हमने बात की कि 1991 के बाद हमने बात की कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया था। फिर क्या हुआ ना, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी आया। फिर क्या हुआ सर, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी आया। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल शिफ्ट कैसा आया सर, वो हम देख लेते हैं, एक बार रुकिएगा। देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। स्ट्रक्चरल शिफ्ट कैसा आया सर, वो ऐसा आया, क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ सर, टेररिज्म बढ़ने लग गया। अब जब टेररिज्म बढ़ने लग गया तो जो कंट्रीज थी, जो कि लिबरल कंट्रीज थी, उनको भी अपने आर्म्स को जो है अनलीश करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग इनफ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इनफ करना पड़ेगा जिससे वो रिलीजियस टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। इससे क्या हुआ, बार बार वो सिविल लिबर्टीज के साथ में क्लैश करने लग गए। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं लिबरल सोच में कहीं ना कहीं असर आना शुरू हो गया था सर। और ग्लोबल स्टेज की बात करता हूँ सर, यूएस ने रिपीटेड मिलिट्री, जो कह सकते हैं मिलिट्री मिलिट्री कॉन्कर उसने शुरू किया। कुछ देश का एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया में, फिर इराक में, फिर उसने किया अफगान में, फिर लीबिया में, फिर ईरान में और नॉर्थ कोरिया में। देखिए यूगोस्लाविया में क्या हुआ, जब यूएस इसमें घुसा तो यहाँ क्या हुआ, 1991 में ये देश, 1999 में ये देश पूरा टूट गया। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज वहां बन गई। इराक, इराक में क्या हुआ सर, इराक में यूएस को कोई मतलब कंक्लूसिव विक्ट्री नहीं मिल पाई, नो कंक्लूसिव विक्ट्री। अफगान में क्या हुआ, 20 साल लड़ने के बाद, अफगान में देखिए क्या हुआ, अफगान में देखिए, खुद देखिए अब क्या हुआ, अफगान अफगान में 20 साल लड़ने के बाद अब क्या हो रहा है, यूएस अफगान से बाहर आ रहा है, तालिबान से एग्रीमेंट कर रहा है, बाहर आ रहा है। लीबिया में क्या हुआ, नाटो जो थे लीबिया में लड़ाई की, और लीबिया में आज क्या, आज के लीबिया में क्या है सर, इतनी अराजकता है कि लीबिया में दो गवर्नमेंट है, दोनों की अपनी अलग अलग आर्मी है, दोनों की अपनी अलग अलग आर्मी है, और एक थर्ड फैक्शन भी है जो कि एक्सट्रीमिस्ट है। समझिए पूरा देश एकदम एक तरह से जो है अराजकता की ओर बढ़ गया। और यूएस की पॉलिसी जो है ईरान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है थोड़ी मिक्स रही है, क्योंकि वो इनको जो है मिलिट्री फ्रंट पे जो है, तो इनके साथ में मिलिट्री फंड में मतलब फोर्स यूज करने में अवॉइड करता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक तरह से ये पूरी पॉलिसी जो है अनपॉपुलर है, समझ रहे हैं। इसमें जो है देखिए कहीं ना कहीं यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ भी खराब होती है। अब सर मेन मुद्दा ये है कि जब बाइडन ऑफिस संभालेंगे तो क्या वो जो हमारे प्रेसिडेंट, ऑनगोइंग प्रेसिडेंट जो है आपके डोनाल्ड ट्रम्प, जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया है, क्या वो उसको रिवर्स कर पाएंगे, क्या वो उसको रिवर्स कर पाएंगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट अकॉर्ड में ट्रम्प बाहर हो गए, ठीक है, डब्ल्यूएचओ से ट्रम्प बाहर हो गए, तो इन पे जिम्मा है कि वो इससे जो है बाहर आए, इसको रिवर्ट करे और दोबारा से एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए, और मल्टीलेटरल संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी को ऊपर करें। बाकी सर एक लास्ट लाइन यहाँ पर अच्छी बात कही है कि डोनाल्ड ट्रम्प भले ही डिफीट हो गए, पर उनका ट्रम्पिज्म एंड एंटी ग्लोबलिस्ट पॉलिटिक्स इट हैज अनलीश्ड। इसके लिए क्या है ना, बहुत सारे लीडर्स हैं जिससे बाइडेन साहब को जो है चैलेंज मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटियो साल्विनी जो इटली के हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से लिबरल नहीं है। ठीक है, नॉर्बर्ट होफर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसके भी हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके बड़े काम का पैराग्राफ है, ये लाइन, ये नाम जो है कहीं आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इस आर्टिकल में ये था कि हमने एक टाइमलाइन खींची। इस आर्टिकल में हमने आखिरी में क्या किया, मैं एक टाइमलाइन खींच देता हूँ कि हमने हमने एक टाइमलाइन खींची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर, पहले हमने 1991 तक टाइमलाइन खींची। ठीक है, 1991 के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि धीरे धीरे जो है ग्लोबलाइजेशन जो है हल्की पड़ने लगी। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी जो थे वो बढ़ने लग गए थे, रिलीजियस टेररिज्म जो है बढ़ने लग गया। तो गवर्नमेंट को भी अपनी सेफ्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टीज जो होती है उसके साथ में क्लैशिंग होती होनी तय है। और वही यूएसए ने यहाँ पर क्या था, इसके बाद क्या हुआ,
यहाँ पर भी यूएसए ने एक एक्टिव रोल शुरू कर दिया, जैसे कि वो अलग अलग कंट्रीज में जाके जो है जितने भी ये रिलीजियस टेररिज्म है उसे लड़ने लग गया। यूगोस्लाविया हो गया, इराक हो गया, लिबिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उससे जाके लड़ने लग गया। और कहीं ना कहीं हर जगह पे इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल ही हुई है। अब ट्रम्प की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड के बीच में जो ये आइसोलेशन का पीरियड था, ट्रम्प यूएस को खींच के वहीं पर ले आया है। जितनी मल्टीलेटरल संस्थाएं हैं ट्रम्प उनसे हट रहा है। इसके एक ही मुद्दा है, ट्रम्प का जो है वो एक ही पॉलिसी है, वो ये है कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका की जो अमेरिका जो है फर्स्ट होना चाहिए, ये ना जानते हुए कि इससे जो उसके बायलैटरल टाइज है बहुत सारी कंट्री से जो है खराब हो रहे हैं। ठीक है, हर एक आप समझिए सर, पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गए, साउथ कोरिया को जिसको ये मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे, उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें और पैसा दो तभी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसने इनकी ऐसी ऐसी पॉलिसीज है, मतलब लाइक कितना मुश्किल है, इतनी पॉलिसीज इनकी है जिसकी वजह से इन्होंने जो है यूएसए को एक ऐसे फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो पूरे वर्ल्ड से कटने की कगार में है। अब बाइडेन का जो काम है वो ये है कि यूएसए को आइसोलेशन के फेज से जो है वही पुराने फेज में लाना, जो कि बेसिकली जो अपनी रूट्स खोजता है किससे, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस से। तो आर्टिकल सर थोड़ा लंबा था, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, एनीवे सर, एज फॉर टुडे, चलिए ठीक है, बाय।